हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शनवर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ कहानियां प्यार से शुरू होती हैं, कुछ युद्ध से। लेकिन आर्या स्टार्क की कहानी शुरू होती है एक गलती से जो एक तूफान बन जाएगी। आर्या ने कभी भी नीडल वर्क को पसंद नहीं किया। सेप्टा मोर्डेन जब भी बोलती, आर्या की आंखें दीवार की तरफ देखने लगती। धागा हमेशा उलझ जाता और उंगलियां सुई से कट जाती। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन सांसा, हर काम में परफेक्ट। सांसा की उंगलियां रेशम से नाचती थीं और वो अपनी कढ़ाई में गुलाब बनाती थी। आर्या ने बनाया था एक भेड़िया, लेकिन वो इतना बेतरतीब था कि सेप्टा ने उसे देखकर सिर हिला दिया। ये कला नहीं, गंदगी है। आर्या ने नीडल पटक दी और बोली, मुझे ये सब नहीं करना। सेप्टा ने गुस्से में कहा, एक महिला को अपने काम में अनुशासन चाहिए। लेकिन आर्या कोई आम लड़की नहीं थी। वो जानती थी नीडल उसे कभी खुशी नहीं दे सकती, लेकिन एक तलवार शायद दे सकती थी। वो उठकर बाहर चली गई, बिना किसी से पूछे। बाहर हवा चल रही थी और दूर से सुनाई दे रहा था तलवारों की टकराहट का शोर। ब्रान और बाकी लड़के कोर्टयार्ड में प्रैक्टिस कर रहे थे। सीरियो फोरल अभी नहीं आया था, लेकिन रॉब, जॉन और बाकी गार्ड्स प्रैक्टिस कर रहे थे। आर्या दीवार से टिक गई और दूर से देखने लगी। उसकी आंखें चमक उठी जब जॉन ने मॉक फाइट में किसी ट्रेनी को जमीन पर गिरा दिया। वो चाहती थी वो भी तलवार पकड़े। वो भी कोई बेकाबू जंगली नहीं बनना चाहती थी, लेकिन एक बंद मुट्ठी के साथ जीना भी उसे मंजूर नहीं था। उसी वक्त जॉन की नजर उस पर पड़ी। नीडल वर्क से भाग गई, उसने मुस्कुराकर पूछा। आर्या ने सिर झुका लिया। मुझे वो सब नहीं आता। उसकी आवाज धीमी थी। जॉन पास आया, अपनी प्रैक्टिस स्वॉर्ड उसके हाथ में थमा दी। फिर किसी दिन तलवार सीख लेना, नीडल की जगह। आर्या की आंखों में हल्की सी रोशनी थी। उसने तलवार पकड़ी और पहली बार महसूस किया कि हाथ में कुछ उसका अपना भी हो सकता है। रात को खाना देर से शुरू हुआ। हाई टेबल पर राजा, रानी, लॉर्ड नेड, रॉबर्ट, रानी सर्सी, प्रिंस जॉफ्री सब मौजूद थे। आर्या और सांसा साथ बैठी थी, लेकिन दोनों के बीच एक दीवार थी। सांसा ने अपने गहनों को एडजस्ट किया और मुस्कुराकर जॉफ्री की ओर देखा। आर्या ने अपना खाना देखा, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। सेप्टा मोर्डेन हर छोटी बात पर टोका कर रही थी। आर्या, छुरी ठीक से पकड़ो। आर्या, रोटी को तोड़ो, काटो मत। आर्या, सीधे बैठो। आर्या को लगा जैसे वो किसी पिंजरे में बंद है। सांसा ने धीरे से कहा, तुम हमेशा सबके सामने एम्बैरेसमेंट कर देती हो। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ बनने भी लगा था। खाना खत्म हुआ और राजा ने ऐलान किया, कल हम बाहर हंटिंग पर निकलेंगे। जॉफ्री ने तुरंत कहा, मैं भी चलूंगा। आर्या की आंखों में चमक थी। सांसा ने सिर झुका लिया और सॉफ्टली बोली, जॉफ्री कितना बहादुर है ना। आर्या ने सिर्फ कहा, हाँ, बहुत बहादुर। लेकिन उसके शब्दों में वो भाव नहीं था जो सांसा चाहती थी। रात को आर्या अपने कमरे में थी, बिस्तर पर लेटी और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी डायवुल्फ नाइमीरिया, उसकी सबसे सच्ची दोस्त, खामोश थी लेकिन मौजूद थी। आर्या ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, कभी कभी लगता है मैं यहां बिलोंग नहीं करती। नाइमीरिया उसकी आंखों में देखने लगी, जैसे सब समझ रही हो। और आर्या को समझ आ रहा था, नीडल और एम्ब्रॉयडरी से ये कहानी नहीं बनेगी। उसकी कहानी बनेगी तलवार से। अगले दिन दोपहर बाद आर्या ने देखा कि सांसा और जॉफ्री साथ में कोर्टयार्ड की तरफ जा रहे हैं।
उनके पीछे सबमरीन और कुछ गार्ड्स भी थे। आर्या बालकनी पर खड़ी थी और देख रही थी कि कैसे सांसा धीरे धीरे जॉफ्री की तरफ झुकती जा रही थी। सांसा हंस रही थी। वो वही सांसा बन चुकी थी जो रानी बनने का सपना देखती थी। आर्या के मन में कोई जलन नहीं थी, लेकिन एक अलगसी बेचैनी थी। वो अपनी डायवुल्फ नाइमीरिया को देखकर बोली, चलो हम भी बाहर चलते हैं, थोड़ी हवा में चलेंगे। वो नदी की तरफ निकली जहां कुछ लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे। वहां आर्य को मिला माइका, एक कसाई का लड़का जो अक्सर गार्ड्स के लिए मीट लाता था। आर्य ने उसे देखा। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी। आर्य मुस्कुराई, क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? माइका थोड़ा डर गया, सिर्फ ऐसे ही। आर्य बोली, मैं भी करना चाहती हूं। तुम्हारे पास एक और लकड़ी है? माइका ने मुस्कुराकर उसे एक लकड़ी दी। आर्य ने तलवार पकड़ी और पहली बार एक छोटे से मैदान में किसी के सामने अपने कदम रखे। वो नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो खुश थी। आर्य और माइका दोनों प्रैक्टिस करने लगे जैसे दो बच्चे एक नई दुनिया में खो गए हों। आर्य हंस रही थी, लकड़ी से वार कर रही थी और भूल चुकी थी नीडलवर्क, सेप्टा, सांसा, सब कुछ। लेकिन तभी घोड़े की टापें सुनाई दी। जॉफ्री बैराथियन अपने घोड़े पर वहां पहुंचा। उसके पीछे सांसा भी थी, लेकिन थोड़ी दूर पर। जॉफ्री ने आर्य और माइका को देखकर अपनी तलवार खींच ली, एक असली स्टील तलवार। तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में हुक्म था। आर्य ने कहा, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। माइका मेरी मदद कर रहा था। जॉफ्री ने माइका को देखा। किसी कसाई के बेटे को क्या हक है किसी हाईबोर्न लेडी के साथ प्रैक्टिस करने का? माइका घबरा गया। माफ कीजिए प्रिंस, मैं तो बस। आर्य ने कहा, तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी को डराने का। जॉफ्री की आंखें लाल हो गईं। उसने माइका की ओर तलवार तानी और कहा, तो तुम मुझसे लड़ोगे कसाई के बेटे? आर्य ने जोर से चिल्लाया, नहीं। लेकिन जॉफ्री ने माइका के हाथ पर तलवार चला दी। खून निकल आया। आर्य का गुस्सा फट पड़ा। उसने लकड़ी की तलवार से जॉफ्री को मारना शुरू कर दिया। जॉफ्री गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? उसने आर्य की तरफ तलवार घुमाई, लेकिन तभी नाइमीरिया आ गई। उसने जॉफ्री पर झपट्टा मारा, उसके हाथ में काट लिया। जॉफ्री जमीन पर गिर पड़ा, चिल्लाता रहा। आर्य ने देखा, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने जॉफ्री की तलवार उठाई और दूर फेंक दी नदी में। फिर माइका का हाथ पकड़ा और बोली, भागो। थोड़ी देर बाद आर्य अकेली थी। माइका भाग चुका था। नाइमीरिया उसकी तरफ देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, अब क्या करें? आर्य ने उसे गले लगाया। तू अब मेरे साथ नहीं चल सकती। उसने आंसू बहाए। अगर तुझे किसी ने देखा, तुझे मार डालेंगे। आर्य ने दूर जंगल की ओर इशारा किया। भाग जा और कभी वापस मत आना। नाइमीरिया भाग गई, एक आखिरी बार पलटकर देखा और फिर गायब हो गई। आर्य वहीं बैठ गई और रोती रही। आर्य पूरी रात जंगलों में भटकती रही। भूखी थी, थकी थी और सबसे बड़ी बात, डरी हुई थी। उसे नहीं पता था अब क्या होगा। नाइमीरिया जा चुकी थी, माइका कहाँ गया पता नहीं, और जॉफ्री, वो जरूर वापस जाकर कुछ कह चुका होगा। सुबह की पहली किरण के साथ आर्य वापस पहुंची, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। कैसल के गेट पर पहुंचते ही उसे गार्ड्स ने पकड़ लिया। उसे सीधे क्वीन सर्सी के सामने ले जाया गया और वहां पहले से ही खड़ा था जॉफ्री। उसका हाथ पट्टी में था, चेहरा गुस्से से भरा और आंखों में आंसू थे। सर्सी ने आर्य को देखा, क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है?
आर्य ने कहा, उसने पहले हमला किया था। उसने माइका को मारा। जॉफ्री चिल्लाया, झूठ। सांसा भी वही थी और सबसे दुखद बात यह थी, उसने आर्य का साथ नहीं दिया। सर्सी ने सांसा की ओर देखा। बताओ सच्चाई क्या है? सांसा कांप रही थी। मैं नहीं जानती। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। आर्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्से से। तू जानती थी सांसा? तू वहां थी, तूने देखा था। लेकिन सांसा ने अपनी नजरें झुका ली। सर्सी ने कोल्ड आवाज में कहा, तो एक जंगली डायवुल्फ ने मेरे बेटे पर हमला किया। आर्य ने कहा, नाइमीरिया अब यहां नहीं है। सर्सी ने मुस्कुराकर कहा, तो दूसरी वाली को मार दो। नेड स्टार्क वहीं खड़े थे और उन्होंने पूछा, किसकी? लेडी सांसा की डायवुल्फ। वो तो वहां थी ही नहीं, नेड ने कहा। लेकिन वो है, सर्सी बोली, और कोई वुल्फ बची नहीं है। नेड स्टार्क के लिए ये एक घाव था। उसे अपनी बेटी की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे और दूसरी बेटी की आंखों में खालीपन। वो कुछ नहीं बोला, बस कैसल से बाहर गया और खुद लेडी की जान ले ली। उसने हमेशा कहा था, जो सजा सुनाए उसे पूरा भी वही करे। और आज वो अपनी ही बेटी की निर्दोष जान ले रहा था, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए। अगली सुबह माइका की लाश मिली, जली हुई, काटी गई। वो लड़का जो बस प्रैक्टिस कर रहा था, अब मिट्टी में मिल चुका था। किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्य ने कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया था। सांसा, सेप्टा, सर्सी, राजा, रॉबर्ट, कोई नहीं था उसके लिए। और नेड स्टार्क, वो टूट चुका था। उसने अपनी बेटी की वुल्फ को मारा, अपने सच्चेपन के खिलाफ गया। और उस दिन वो समझ गया कि राजधानी में न्याय की तलवार अक्सर जंग खा जाती है। आर्य अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी, ना किसी से बात की, ना कुछ खाया। उसकी आंखें लाल थीं और दिल भारी। लेडी की मौत, माइका की मौत, सांसा का झूठ, जॉफ्री की साजिश, यह सब कुछ उसके अंदर एक जहर की तरह भरता जा रहा था। वो बच्ची थी, लेकिन उसका मन अब बच्चा नहीं रहा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। उसके पिता नेड स्टार्क कमरे में आए। आर्य ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। नेड धीरे से पास बैठा। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर नेड ने कहा, मुझे खेद है, तुम्हारे डायवुल्फ को नहीं बचा पाया। आर्य की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो नाइमीरिया नहीं थी, वो लेडी थी, वो मासूम थी। नेड ने उसकी आंखों में देखा। मुझे पता है, पर वहां न्याय की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ राजनीति थी। आर्य ने कहा, मैंने उसे खुद भगा दिया, क्योंकि मैं जानती थी अगर वो मिलती तो वो भी मर जाती। नेड ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, फिर बोला, तुमने समझदारी दिखाई। एक स्टार्क होने का मतलब है मुश्किलों में भी सही फैसला लेना। आर्य ने पहली बार नेड की तरफ देखा। उसने पूछा, क्या मैं तलवारबाजी सीख सकती हूं? नेड मुस्कुराया, हल्की, थकी हुई मुस्कान। तुम्हारे पास क्या है? आर्य उठी और बिस्तर के नीचे से नीडल निकाली। वो लकड़ी की नहीं थी, एक असली नुकीली छोटी तलवार जॉन ने दी थी जब हम विंटरफेल से निकले थे। नेड ने तलवार को देखा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ये किसी वॉरियर की तलवार नहीं है, ये किसी डांसर की है। आर्य ने पूछा, तो मुझे कोई सिखाएगा? नेड खड़ा हुआ, खिड़की की तरफ गया और कुछ देर तक सोचता रहा। फिर बोला,
कल सुबह से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। मैं किसी को बुलवाऊंगा जो सिर्फ तुम्हें सिखाएगा, ताकि तुम कभी भी कमजोर महसूस न करो, कभी भी अकेली न रहो। आर्य की आंखों में पहली बार उम्मीद की झलक थी। उसने नीडल को अपने पास रखा और पहली बार उसे अपनी ताकत की तरह महसूस किया। अगली सुबह आर्य को एक आदमी के पास ले जाया गया जो किंग्स लैंडिंग का सबसे अनोखा फाइटर था। उसका नाम था सीरियो फोरल, ब्रावोस का पूर्व फर्स्ट स्वॉर्ड। वो स्लिम था, शांत था और किसी राजा जैसा आत्मविश्वास उसके चेहरे पर था। आर्य ने पूछा, क्या आप मुझे तलवार चलाना सिखाएंगे? सीरियो मुस्कुराया, मैं तुम्हें तलवारबाजी नहीं, वाटर डांसिंग सिखाऊंगा। आर्य चौंकी, वाटर डांसिंग? सीरियो बोला, यह तलवारबाजी नहीं होती, ये एक कला होती है जहां माइंड, बॉडी और सोल तीनों मिलकर तलवार बन जाते हैं। ना डर, ना गुस्सा, सिर्फ फ्लो। जैसे पानी बहता है वैसे ही तलवार चलती है। आर्य ने नीडल उठाई। सीरियो ने उसे देखा और फिर कहा, अब बताओ बच्ची, भगवान क्या है? आर्य बोली, 7 गॉड्स। सीरियो ने सिर हिलाया, नहीं, सिर्फ एक भगवान है और उसका नाम है डेथ। और हम उससे हर दिन एक ही बात कहते हैं। आर्य ने धीरे से दोहराया, नॉट टुडे। और उसी दिन आर्या स्टार्क एक नन्ही बच्ची से एक फाइटर बनने की राह पर निकल चुकी थी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आर्य सिर्फ तलवार चलाना सीखेगी या ये ट्रेनिंग उसका भाग्य ही बदल देगी? क्या नेड स्टार्क को राजधानी की सियासत रास आएगी या वो अपनी सच्चाई में ही फंस जाएगा? और क्या जॉफ्री और सर्सी की चालों के पीछे कुछ और बड़ा छुपा है? कमेंट में जरूर बताओ, आपको सबसे ज्यादा झटका किस बात से लगा इस चैप्टर में। और अब अगले चैप्टर में हम नेड स्टार्क के जरिए किंग्स लैंडिंग की असली राजनीति के दिल में उतरेंगे, जहां हर मुस्कान के पीछे एक खंजर है, हर दरवाजे के पीछे एक राज है और हर सच्चा इंसान या तो टूटता है या मिट जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फिक्शनवर्स को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि अगला चैप्टर मिस न हो। फिक्शनवर्स में फिर मिलेंगे, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।